वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में भी वो भी स्पेसिफिक बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसे पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा लेट न करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, चाहे जो भी एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, एक या दो। ठीक है, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले आइए हम जानते हैं कि क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ डाइजेशन। तो आप देखिए, आप लोग क्या करते हो, खाना खाते हो, खाने में आप क्या करते हो, बिगर पीसेस खाते हो। ऐसा तो है नहीं एकदम पूरा पाउडर बना के खाते हो, आप बिगर पीसेस खाते हो। तो डाइजेशन वही प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से मैं कलर चूज कर लेता हूँ, येलो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। जो यानी कि जो हमारा ये प्रोसेस है, जो आप खा रहे हो, कम्प्लेक्स फूड जो खा रहे हो, उसको एकदम स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में तोड़ना ही पाचन की प्रक्रिया है, डाइजेशन की प्रक्रिया है। अब देखिए, इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब जिसमें क्या आता है, च्यूइंग, चर्निंग एंड मिक्सिंग आता है। और एक होता है केमिकल डाइजेशन, जो कि एंजाइम्स करते हैं। ओके, अब ये जो एंटायर डाइजेशन का जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, ये कौन करता है, ये एलिमेंट्री कैनाल करती है। तो याद रखिए, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, द एंटायर पाथ, जो ये एंटायर पाथ है फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखाऊं, ठीक है, तो अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम करूं, ये देखिए, जूम हो जाओ भाई। तो ये देखिए, जो एंटायर यहाँ से आपका माउथ, यहाँ से आपका माउथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये पूरी जो है, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, एनस तक, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यहाँ से ब्लैक में यूज़ कर लूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की जो लाइन है आपकी, माउथ से लेके पूरा एनस तक, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स कितनी होती है, 9 मीटर्स, 9 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, तो ये होता है आपका इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 9 मीटर्स लॉन्ग। तो आपको समझा दिया गया क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है। ये जो प्रोसेस होता है ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, जो कि बिगर पीसेस होता है, इनटू स्मॉलर पीसेस इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में दो मेन आपके पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जो आपका च्यूइंग, चर्निंग या मिक्सिंग होता है। और उसके बाद जो आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, वो जो काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स का, वो केमिकल डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम किस तरह के फूड खाते हैं, ये भी तो कहने वाली बात होगी ना, हम किस तरह के फूड कंज्यूम करते हैं। तो याद रखिएगा, हम जितने भी फूड कंज्यूम करते हैं उसमें मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स जो आप कंज्यूम करते हो, ये मेनली किस फॉर्म में करते हो, स्टार्च। तो आप लिखिएगा मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो रहा है भाई, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हम कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में
कंज्यूम करते हैं, तो ये बिगर पार्ट है। स्टार्च क्या है, वो बिगर है, कॉम्प्लेक्स फूड है। स्टार्च क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है। तो इसका ब्रेक डाउन होगा किस में होगा, तो याद रखिएगा स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में, इसका ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में, ठीक है। और माल्टोज जो लास्ट में आपका टूटता है, ब्रेक डाउन होता है एकदम इजी फूड मटेरियल्स ग्लूकोज में, ठीक है, समझे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट आपने किया, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स फूड था। तो ये आप लिख सकते हो कि ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट जो था स्टार्च के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स फूड था। फिर ये क्या हुआ, मैल्टोज में टूटा और लास्ट में एकदम इजी में ग्लूकोज में टूट गया। तो ये आपका हो गया स्मॉलर इजी फूड कर सकते हो, या तो कर सकते हो स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो डाइजेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटता है, माल्टोज लास्ट में ग्लूकोज में टूट जाता है। अब जो आप फूड लेते हो उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट तो हो नहीं सकता, दूसरा चीज़ क्या होता है, प्रोटीन। तो याद रखिएगा सेकेंड इंग्रेडिएंट इन आवर, या सेकेंड न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है, इंग्रेडिएंट मत बोलिए, न्यूट्रिएंट बोलिए। सेकेंड आपका होता है प्रोटीन, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन इज योर प्रोटीन। अभी आपको और भी बताया जाएगा कि कौन सा किसकी मदद से टूटता है, ये सब आपको सब बताया जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए पहले कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस में टूटते हैं, ये पहले जान लीजिए। प्रोटीन ये आपका टूटता है पेप्टोन्स में, प्रोटीन पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स, सबसे पहले तो इसमें टूटता है। इसके बाद वो लास्ट में एकदम इजी फूड बनता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है, और एमिनो एसिड क्या है, एक स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक, ओके। तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब लास्ट में आता है आपका फैट्स। फैट्स मैं कहाँ लिखूँ, ठीक है, लास्ट आपका आता है फैट्स। तो मैं फैट्स के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा है आपका लिपिड या फैट्स। जो हमारा तीसरा न्यूट्रिएंट हमारे खानों में होता है वो होता है लिपिड्स या फैट्स। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ये किस में टूटता है, तो आप याद रखिएगा ये टूटता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ओके, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। तो ये लिपिड या फैट जो हम लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो कि एकदम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो हम यहाँ से क्या समराइज कर सकते हैं कि हम जितने भी आपके फूड लेते हैं, फूड पार्टिकल्स लेते हैं, उसमें हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो कि हम स्टार्च फॉर्म में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वो आपका माल्टोज में ब्रेक होता है, लास्ट में वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, लास्ट में उसका एकदम ईजी फूड, एकदम ईजी जो आपका एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो क्या होता है, उसका ग्लूकोज होता है। फिर हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, हमारे वो फूड पार्टिकल्स में दूसरा जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स आपका पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में टूटता है, प्रोटीन्स आपका पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में टूटता है, और लास्ट में एकदम इजी फॉर्म इसका क्या है, इजी फूड जो हो सकता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म, वो एमिनो एसिड्स होता है प्रोटीन का। और आपका थर्ड जो था वो क्या था, लिपिड्स था। लिपिड्स हमने देखा कि लिपिड्स किस में ब्रेक डाउन होता है, इसका फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है लिपिड्स का। तो ये 3 चीज़ हम कंज्यूम करते हैं जिसका ब्रेक डाउन लास्ट में सिंपल फूड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या हैं, तो देखिए 5 स्टेजेस होते हैं न्यूट्रिशन में। सबसे पहला होता है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ। जो आप फूड माउथ में अपने लेते हो, टेक करते हो, तो उसे हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है। अब
डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो भी मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, प्रोटीन किस में टूटता है, और आपका लिपिड या फैट्स किस में टूटता है। तो ये होता है आपका डाइजेशन। तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, या फिर आपका फैट्स या लिपिड्स का डाइजेशन हो गया। अब तीसरा स्टेप जो होता है, तीसरा स्टेज जो होता है न्यूट्रिशन में, वो होता है एब्जॉर्प्शन। मतलब कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स पास किया इंटेस्टाइन से, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, जो आपने सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म आपका ब्रेकडाउन होके आया, वो आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा। तो इससे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये पर तीसरा स्टेज होता है। एसिमिलेशन चौथा स्टेप होता है। तो न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। जो आपका क्या हुआ, आपके ब्लड स्ट्रीम में गया न्यूट्रिएंट्स, जो इजी कर सकते हो ब्रेकडाउन होकर जो आपका न्यूट्रिएंट्स बचा, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में गया। अब वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेल्स के द्वारा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी में ढेर सारी सेल्स हैं, तो उनके द्वारा जो आपका सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म हुआ है, ब्रेकडाउन होके आया है, वो यूज़ किया जाएगा बॉडी सेल्स के द्वारा। किस लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, सेल्स रिपेयर या टिश्यू रिपेयर के लिए, उसके लिए आपका यूज़ किया जाएगा उन न्यूट्रिएंट्स का। कौन से न्यूट्रिएंट्स? जो आपका ब्रेकडाउन होके आ गए हैं। ओके, लास्ट और फिफ्थ स्टेज है इजेशन, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, या जिसे हम फेक्सेस कहते हैं, उसे बॉडी से। मतलब जो आपका अनडाइजेस्टेड मैटर है, वो उसका लास्ट में रिमूवल होगा। ठीक है, आपके बॉडी से। तो ये आपके 5 स्टेज हो सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सीक्वेंस बना के पूछ सकता है कि बताइए जो 5 स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 ये होता है इंजेशन, नंबर 2 होता है डाइजेशन, नंबर 3 होता है एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 होता है एसिमिलेशन, और 5 होता है इजेशन। आपको इसमें क्या कहता है, 1-2 सीक्वेंस पलट देगा ऑप्शन देके। सबसे पहले मान लीजिए एब्जॉर्प्शन से पहले एसिमिलेशन कर दिया, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर 4th एसिमिलेशन एंड लास्ट में इजेशन। तो ये आपको 5 स्टेज और इनका करेक्ट सीक्वेंस कि सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है, वो आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अपने आगे एक एक। अब हम स्टेज वाइज हम पढ़ेंगे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। तो हम वो अब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए माउथ में क्या होता है। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपको बताया, जो चीविंग होता है, चर्निंग होता है, या जो आपका सलाइवा से मिक्स होता है, ये सब क्या कहलाता है, ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो चीविंग आप किससे करते हो? टीथ से करते हो अपने। ठीक है, जो आप खाना चबाते हो मुंह में, वो किससे करते हो? टीथ से। तो याद रखिएगा, टीथ मैकेनिकल डाइजेशन क्या करता है, टीथ च्यू फूड। तो इसको क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। जो आप दांत से खाने को चबाते हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है माउथ में, ये क्या है, माउथ में ही बात हो रही है आपकी। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज सैलिवरी एमिलेज। जो आपके यहाँ पे देखिए, ये माउथ है, ये इमेज है। इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इमेज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करूँ तो ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपके क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। आपको बताएगा ना यहाँ पे, जो आपकी ये देखिए क्या है, माउथ है। माउथ से यहाँ पे आके आपके यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो कि आपकी सलाइवा सेक्रेट करती हैं। तो ये जो सलाइवा सेक्रेट करती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है, सैलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, अब कहेंगे ये एंजाइम करता क्या है, इसका एक और नाम होता है टायलिन। ये जो आपका सैलिवरी एमिलेज आपका है एंजाइम, ये कहाँ से सेक्रेट होके आता है, जो आप कर सकते हो सैलिवरी ग्लैंड, यानी जो लार ग्रंथि होता है, जो आपके मुंह में लार आता है ना, वो लार ग्रंथि से आता है। ठीक है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड होता है, यही सेक्रेट करती है, सेक्रेट्स सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो अब ये सैलिवरी एमाइलेज जो आपका एमाइलेज है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं,
यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स में पूरा आपको बना के रखा हुआ है कि इसे किस नाम से और जानते हैं, टायलिन। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो आपका स्टार्च है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उससे सिंपल शुगर्स या ग्लूकोज में तोड़ता है। ये काम कौन करता है, आपको याद रखना है, सैलिवरी एमाइलेस। जो सैलिवरी एमाइलेस आपका एंजाइम है, यही करता है ब्रेक डाउन स्टार्च का इनटू सिंपल शुगर्स। तो ये कहाँ होता है, ये आपके माउथ में होता है। द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस क्या होगा, आप कहोगे ओइसोफेगस है क्या, जो फूड पाइप होती है ना आपकी, उसी को दूसरा नाम होता है ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस जो होता है, अब माउथ के बाद आपका क्या होगा, ये जो माउथ से आपका खाना निकला यहाँ से, अब वो आपका फूड पाइप में आएगा। देखिए अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कहूँ इसे, तो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो माउथ से आपका खाना आएगा फूड पाइप में, इसमें आपका खाना नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो फूड पाइप में आपका, इसमें आपको दिखेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है, ठीक है। तो ये है आपका, जो ये देख रहे हो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना एक पाइप, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये फूड पाइप है। जो ये वाली है, ये वाली पाइप आई है ना पूरे नीचे तक, ये होती है जो स्टोमक से अटैच्ड है, ठीक है। ये आपका स्टोमक है, इससे जो अटैच्ड है ये पाइप होती है फूड पाइप। और ये जो आपके जो वाइट वाइट इसमें आपके रिंग्स दिख रहे हैं, ये होती है विंड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप और विंड पाइप, तो दोनों ही आपस में मतलब एकदम अगल बगल ही होते हैं, ज़्यादा दूरी होती नहीं। तो ये फूड पाइप जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस, इसी फूड पाइप को हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं। तो अब खाना आपके माउथ से कहाँ गया, ओइसोफेगस में गया, ठीक है। अब आपका खाना हमारा कहाँ गया, माउथ से ओइसोफेगस में गया, यानी कि फूड पाइप। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि ओइसोफेगस का हमारा एक और नाम होता है फूड पाइप। इसे हम कहते हैं आहार नली, हिंदी में वाले बच्चों को जिसको भी प्रॉब्लम है, इसे आहार नली कहते हैं। तो अब ओइसोफेगस में क्या होता है, फूड जो होता है वो स्टमक तक पास करेगा ना। अभी आपका माउथ से गया फूड पाइप में, अब फूड पाइप से आपका जो फूड है वो आपका कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो ये जो फूड पाइप से आपका स्टमक तक जाता है फूड, वो एक मूवमेंट के द्वारा जाता है, वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है, आपका रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एकदम इसका एग्जैक्ट वो बताऊं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे लगता है मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दिया इसमें, टीथ, ठीक है। टीथ के बारे में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसे लिखवाना चाहूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का आप डेफिनेशन यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखना चाहेंगे, लिखिएगा, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of muscles in the food pipe. Muscles in the food pipe, यानी जो फूड पाइप यानी ओइसोफेगस में जो आपका मसल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मतलब वो अंदर बाहर उसके मसल्स होते हैं, जिससे कि फूड क्या होता है आपका आगे मतलब स्टमक तक पास करता है, ठीक है, इन द फूड पाइप। तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द फूड पाइप विच ब्रिंग्स द फूड
आगे लिख लीजिएगा, विच ब्रिंग्स द फूड which brings the food down in the stomach area. ठीक है, down the food pipe and into the stomach and into stomach. ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है समझ में आ गया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछेगा आपका कहाँ होता है, तो आपको याद बताना होगा कि ये आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो था ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में होता है। जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिससे कि क्या होता है, फूड आपके फूड पाइप में आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट, और ये आपका जरूर पूछा जाता है कि बताइए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, तो आपको याद रखना है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का एक दूसरा नाम फूड पाइप है। तो ओइसोफेगस में क्या होता है, जो उनकी मसल्स होती हैं फूड पाइप की, वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से फूड आपका आहार नली से आगे बढ़ता है और आपके स्टोमक में पहुंचता है। ठीक है, आपका माउथ में आपने टीथ को क्या मतलब टीथ से फूड को च्यू किया, और आपकी सेलिवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट थी, वहाँ से आपके सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम ने जो आपके कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को ब्रेक डाउन किया सिंपल शुगर्स में। अब वो आपके फूड जो पार्टिकल जो ब्रेक डाउन होकर आया वो आपका कहाँ आया, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द फूड पाइप, जिसकी वजह से आपका फूड आगे बढ़ता है स्टोमक में। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टोमक में होता क्या है, अब हम बात करेंगे स्टोमक की। देखिए कुछ पार्ट छूट रहा है क्या, हाँ, तो एक बात यहाँ पे रखिएगा कि एक बात यहाँ पे आपको नोट करने लायक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूं कि जो आपका माउथ था, माउथ में आपने क्या किया था, माउथ में आपने कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स में तोड़ा था, मतलब ब्रेक डाउन हुआ था, कुछ डाइजेशन हुआ था। लेकिन फूड पाइप में ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपने लिख लिया हो तो मैं यहाँ पे नोट करने के लिखवाना चाहूँगा आपको कि नो डाइजेशन ऑकर्स इन ओइसोफेगस, यानी कि फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, बस फूड आपका आगे पास होता है। ठीक है, इसका ओइसोफेगस का काम क्या है कि केवल आपके खाने को आगे बढ़ाना स्टोमक तक। इसमें कोई भी डाइजेशन, कोई भी ब्रेकडाउन किसी चीज़ का नहीं होता। माउथ में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सिंपल शुगर्स में आपके टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन आपका फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे केवल फूड क्या होता है, आगे बढ़ता है टू द स्टोमक। अब आते हैं हम स्टोमक। स्टोमक देखिए क्या होता है, जे शेप का होता है। देखिए आपको लग रहा होगा ना ऐसे कुछ इस तरह का, तो ये आपका जे शेप्ड होता है। अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है दैट चर्न्स फूड मिक्सिंग इट विद गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में क्या होता है कि ये फूड को क्या करता है, चर्न्स करता है और उसे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करता है। ठीक है, ठीक। अब मैं बात करता हूं आपके तो ये क्या करता है, स्टोमक जो आपका फूड है उसका चर्निंग करता है और इसे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करता है। आप देखिए कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे पाए जाते हैं स्टोमक में, वो मैं आपको यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। सबसे पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम। ठीक है, ये जितने भी आपके फूड में बैक्टीरियाज होते हैं उसे मारने का काम करता है और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि एंजाइम्स को सक्रिय होने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है,
तो उन्हें काम करने के लिए थोड़ा सा एसिडिक मीडियम चाहता है, ठीक है। वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं, तो इसलिए वो जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, HCl, ठीक है। वो आपका HCl होता है। और आपका यहाँ पे देखिए स्टोमक जो ये जे शेप का है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेबलिंग कर दूँ। यहाँ पे होता है एक ब्लैक पेन का लग रहा है, यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं कार्डिया, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका होता है फंडस, FUNDUS, फंडस, ओके। और यहाँ पे होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे स्टोमक में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करती हैं। और लास्ट में आपका यहाँ पे आपका होता है पाइलोरस, ये होता है पाइलोरस, ठीक है। थोड़ा सा लेबलिंग में, मतलब आपसे एग्ज़ाम में लेबलिंग तो नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइए स्टोमक करता क्या है, तो स्टोमक क्या करता है, जो आपका फूड होता है उसे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करता है। और कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस आपके होती हैं, तो याद रखिएगा HCl, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है और प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। और एंजाइम का क्या काम है हमारे शरीर में, वो तो आपने जानते ही हैं कितना यूज़फुल होता है एंजाइम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ा जाए, ओके। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पार्ट, ना ये ब्लिंक क्यों कर रहा है, एक मिनट में देखता हूँ इसे। यहाँ पे लिखिए पार्ट ऑफ स्टोमक कनेक्ट, ठीक है। क्या ये लिख पाऊँ, क्या मैं बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब स्टोमक का जो पार्ट आपका फूड पाइप से कनेक्ट होता है, यानी जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट फूड पाइप से ऊपर से कनेक्ट होकर आया होगा। तो जो पार्ट स्टोमक का आपके फूड पाइप से कनेक्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं कार्डिया, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइए द पार्ट ऑफ स्टोमक दैट कनेक्ट्स विद फूड पाइप या ओइसोफेगस, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन को दे देगा, फंडस, कार्डिया, पाइलोरा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको याद रखना है कार्डिया। और जो पार्ट आपका स्मॉल, इसके आगे स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, तो जो पार्ट आपका स्टोमक का स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरस। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस कौन सी होती है, HCl। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है और एक्टिवेट्स एंजाइम फॉर द देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ना, इसमें 2 टाइप की सेल होती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, लिखिएगा। येलो करना पड़ेगा अब तो, ठीक है। लिखिएगा 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स present in gastric glands, present in gastric gland of stomach, ठीक है। जो स्टोमक होता है, इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं,
पहला होता है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। एक मिनट, जगह का थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन लेके यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, तो आइए इसी डायग्राम में बताने की कोशिश करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होती है ना, दो टाइप्स की सेल होती हैं। ये जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो सेल्स होती हैं, ठीक है। इधर फर्स्ट सेल हो जाएगी, मैं बना दे रहा हूँ फर्स्ट सेल, और इधर हो जाएगी सेकंड सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल जो होती है वो होती है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। तो यही जो ऑक्जेंटिक सेल होती है यही HCl बनाती है, ऑक्जेंटिक सेल ही HCl बनाती है, हिंदी में लीजिएगा, HCl बनाती है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक। तो आपसे पूछता है कि बताइए कि जो आपका HCl बनता है गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक में, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी सेल बनाती है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो ऑक्जेंटिक सेल बनाती है, ठीक। दूसरी सेल का नाम होता है पेप्टिक सेल, बस नाम इसका याद रखिएगा, पेप्टिक सेल, ओके। ये दो एंजाइम सेक्रेट करती है, ठीक है, ओके। आपके मैंने क्या बताया कि जो हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो सेल्स होती हैं। पहली सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl सेक्रेट करती है, जो कि आपके स्टोमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जो दूसरी आपकी होती है पेप्टिक सेल, वो आपका दो एंजाइम सेक्रेट करती है, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल HCl सेक्रेट करती है, और जो पेप्टिक सेल होती है वो आपका दो एंजाइम सेक्रेट करती है। एक पहला होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं इसे बना देता हूँ, पेप्टिक सेल लिखिएगा, पेप्टिक सेल्स secretes two enzymes, और ये पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, दूसरा क्या होता है रेनिन, ठीक है। अब क्या होगा, ये पेप्सिन का क्या होता है, HCl का तो आपको समझ में आ गया क्या काम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। HCl आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, लेकिन ये पेप्सिन और रेनिन का क्या काम होता है। तो देखिए पेप्सिन का काम ऊपर आपको लिखा हुआ है, पेप्सिन क्या होता है, ये की एंजाइम है दैट बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को शुरुआत करता है, कौन, पेप्सिन, जो कि आपका पेप्टिक सेल से सेक्रेट होता है। समझ में आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, स्टोमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो सेल्स होती हैं, पहला होता है ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा होता है पेप्टिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल से आपकी HCl सेक्रेट होती है, ठीक है। पेप्टिक सेल से आपका एंजाइम सेक्रेट होता है पेप्सिन, जो कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन का शुरुआत करता है, ठीक। तो ये रहा आपका ठीक है। पेप्सिन क्या करता है आपका, बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब कहोगे रेनिन क्या करता है, रेनिन, रेनिन का आप लोग फंक्शन लिख लीजिएगा,
इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के डाइजेशन में रेनिन मदद करता है, इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा सेक्रेट होता है रेनिन। बड़े बड़े जो एडल्ट होते हैं उसमें तो रेनिन उतना सेक्रेट नहीं होता, लेकिन जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो लोग केवल दूध पीते हैं, तो इसलिए उनके जो स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पेप्टिक सेल है, वहाँ से रेनिन ज़्यादा सेक्रेट होता है। ओके, तो ये आपके दो एंजाइम्स हो गए। HCl आपको बता दिया क्या 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 करता है, किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट एंजाइम्स। जो आपका पेप्सिन है वो क्या करता है, ये की एंजाइम है दैट बिगिंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेशन करना स्टार्ट करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है, ये मैंने को बताया था, सबसे पहले बताया था। प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ता है, ठीक है। और रेनिन जो दूसरा आपका होता है एंजाइम रेनिन, वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क दूध के पाचन में रेनिन क्या करता है, मदद करता है। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है म्यूकस। ये देखिए म्यूकस की एक लेयरिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टोमक का जो होता है उसके जो इनर साइड की वॉल होती है उसमें एक लेयर होता है म्यूकस का, ठीक है, क्योंकि जो HCl सेक्रेट हो रहा है, HCl क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो अगर आपका स्टोमक में ज़्यादा HCl सेक्रेट हो जा रहा है तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होगा। वो भी क्या है, अगर आपको होता है ना कि ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो आपको गैस वूस बनने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक होना भी हानिकारक है बॉडी के लिए। इसलिए क्या करता है, जो ये म्यूकस लेयर है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द स्टोमक वॉल फ्रॉम द एसिडिक, क्या कर सकते हो, इट न्यूट्रलाइजेज द HCl, protects the stomach wall from the acid by neutralizing the excess HCl secretion, by neutralizing excess HCl secretion, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है हमारे स्टोमक में बाय द सेक्रेशन ऑफ HCl, तो उससे आपको बचाता है कि आपके जो स्टोमक की वॉल है वो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े। इसलिए हमारे जो स्टोमक की वॉल होती है उसमें एक लेयर होती है म्यूकस की लेयर, जो कि आपके HCl से, आपके एसिडिक आप मतलब कि एसिडिटी से आप कह सकते हो ज़्यादातर बचाती है, ठीक है। एसिडिटी से नहीं बचाएगी, कह सकते हो कि ये जो HCl जो सेक्रेट होता है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है म्यूकस। तो ये रहा आपका, ठीक है। अब क्या देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है कि फूड लीव्स द स्टोमक एज अ सेमी लिक्विड पेस्ट कॉल्ड काइम, ठीक है। जब फूड जो होता है स्टोमक से निकलता है तो वो कैसा होता है कि सेमी लिक्विड होता है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, सेमी लिक्विड पेस्ट होता है, कॉल्ड काइम, ठीक है। इस काइम में जो होते हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस काइम में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या बात की। सबसे पहले माउथ में आपने फूड एंटर किया, कार्बोहाइड्रेट, तो जो माउथ में क्या होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। माउथ में क्या होता है, तो आपसे पूछ सकता है कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है या किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो आपको याद रखना है कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि हम स्टार्च फॉर्म में लेते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल शुगर्स में विद द हेल्प ऑफ सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे हम टायलिन भी कहते हैं। और ये सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो कि टायलिन होता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सेलेवरी ग्लैंड, वहाँ से सेक्रेट होता है। अब माउथ से जो आपका फूड है वो आपका एंटर करता है ओइसोफेगस यानी फूड पाइप में। फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, फूड पाइप में बस फूड क्या होता है, पास होता है केवल स्टोमक तक,
आने का काम होता है। और ये आने का काम होता है एक मूवमेंट के द्वारा, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो फूड पाइप की मसल्स होती हैं वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता है। इसके बाद फूड आपका आता है स्टोमक में। स्टोमक में मैंने आपको डायग्राम से बता दिया कि स्टोमक का जो पार्ट फूड पाइप से कनेक्ट होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, स्टोमक का जो पार्ट फूड पाइप से कनेक्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, उसे हम कहते हैं कार्डिया। ठीक है। और जो पार्ट हमारा स्टोमक से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ कनेक्ट होता है वो उसे हम पाइलोरस कहते हैं। स्टोमक में क्या होता है, मेनली हमारा एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया स्टोमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, जो फूड आया है उसको गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स कर देती है। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो टाइप की सेल्स होती हैं। जो हमारे स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उसमें दो टाइप की सेल होती हैं। सेल नंबर 1 इज ऑक्जेंटिक सेल, जो कि आपका HCl सेक्रेट करता है। ओके। सेल 2 इज योर पेप्टिक सेल, जो कि दो एंजाइम सेक्रेट करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड और पेप्टोन के सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। और रेनिन जो होता है वो क्या करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, जो कि दूध के पाचन में मदद करता है। और रेनिन जो होता है वो बच्चों में ज़्यादा सेक्रेट होता है। ठीक है। तो यहाँ तक स्टोमक तक का पार्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके। और जो स्टोमक से खाना निकलता है, स्टोमक से जो खाना निकला वो अब क्या हो गया, सेमी लिक्विड पेस्ट के फॉर्म में हो गया। और इस सेमी लिक्विड पेस्ट में जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन्स है वो क्या होते हैं, डाइजेस्टेड होते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं एक बार बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे लिखा है ना लाइन कि फूड लीव्स द स्टोमक एज अ सेमी लिक्विड पेस्ट कॉल्ड काइम। जब स्टोमक से जो फूड निकला वो किस फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड पेस्ट में होता है। और इस सेमी लिक्विड पेस्ट को हम लोग काइम कहते हैं। और काइम में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ऑलमोस्ट हो गया रहता है। कंप्लीटली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हो जाता है। ठीक है। अब जिस काइम नहीं, इसमें आप लिखेंगे हो जाता है, तो आप यहाँ पर बनाइएगा लिखिएगा यहाँ पे इन काइम, ये जो काइम होता है इन काइम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर डाइजेस्टेड। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड। ठीक है। काइम में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो मैंने आपको जितना पढ़ाया आज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने माउथ के बारे में बताया। हाँ, माउथ के एक चीज़ टॉपिक छूट गया, माउथ में टीथ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है माउथ में। वो मैं आपके लास्ट जब ये ख़त्म होगा ये टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा दूंगा टीथ के बारे में। 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। 2 मिनट का टॉपिक है। तो आइए, स्टोमक के बाद आप फूड कहाँ पास करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइम। अच्छा, इस छोटी आंत से पहले हम थोड़ा सा और अपने उस डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखते हैं। एक बार फिर से इस डायग्राम को जूम किया जाए तो देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ा माउथ में, फिर फूड पाइप के बारे में पढ़ा, फिर ये जे शेप्ड स्टोमक के बारे में पढ़ा यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो आपका देख रहे हो लीवर और ये आपका हो गया गाल ब्लैडर, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ये लीफी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, देखिए पूरा यहाँ लेबलिंग किया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये ब्राउन शेप जो दिख रहा है वो लीवर है। ये जो ग्रीन वाला है देख रहे हो ये क्या है, आपका गाल ब्लैडर है, जिसमें कि स्टोन आजकल बहुत हो रहा है लोगों को। और ये जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पीला पीला स्टोमक से जस्ट सटा हुआ, ये होता है पैंक्रियाज। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है। तो आइए, इन्हें कहा जाता है हेल्पर्स। इन्हें क्या कहा जाता है,
हेल्पर्स। पार्ट 1 हो गया माउथ, पार्ट 2 हो गया स्टोमक। अब थोड़ा सा हेल्पर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो देखिए लीवर का क्या काम होता है। तो देखिए लीवर क्या करता है ना, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ठीक है, लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। लीवर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का केवल काम क्या होता है कि वो बाइल जूस को स्टोर करता है, और ये बाइल जूस प्रोड्यूस कौन करता है, वो होता है लीवर। ठीक है, कभी भी ये मत बोल दीजिए कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। नो, बाइल जूस इज ओनली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, और जब स्टोन का ऑपरेशन होता है तो वो गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाता है। ठीक, अब कहेंगे कि जब बाइल जूस जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, इस बाइल जूस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाइल जूस। तो देखिए बाइल क्या करता है, इमल्सिफाइज फैट। आप कहोगे इमल्सिफाइज मतलब कि जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। जो फैट आपने खाया, जो लिपिड्स आपने खाया है, ठीक है, उसके जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं उसे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। ये क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है दैट हेल्प्स एंजाइम्स वर्क बेटर। ठीक है, तो लीवर में समझ आ गया क्या होता है। तो हम थोड़ा सा बात भी करेंगे अभी लीवर के बारे में, और भी बात करेंगे। इसमें जो मैंने नोट्स में लिखा है वो तो बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही संक्षिप्त नोट्स है, लेकिन मैं अभी आपको ब्रीफ थोड़े से बारे में बताने वाला हूँ लीवर के बारे में। और बहुत ही ये सब जो पढ़ाने वाला है ये ऐसा नहीं है कि आपके केवल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, आपको ये सब जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी खुद की बॉडी है। ठीक है, आपको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट क्या करता है। ठीक, और उस हिसाब से आपको अपने डाइट को फॉलो करना चाहिए। तो लीवर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने बताया कि लीवर करता क्या है, लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, मैंने ये बताया। अब थोड़ा सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट लीवर, हम यहाँ पे मुझे स्पेस मिले तो मैं आपको बताऊँ। थोड़ा सा स्पेस कहाँ मिलेगा मुझे, कहीं है स्पेस। ठीक है, तो आते हैं अपने लीवर के ही पास। इतना सा स्पेस है, बहुत है। इसके में हम थोड़ा सा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ लीवर में, मैं वो करूँगा। लीवर असल में क्या होता है, मैं आपका मतलब पीपीटी से पावर पॉइंट से ही पढ़ाता, लेकिन उसमें डायग्राम वग्राम मैं सोचा कौन मेहनत करे डायग्राम वग्राम बनाने का, तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से ही, जिसमें आपका जूम करके मैं दिखा सकूँ। तो ये आपका, तो लीवर की बात करते हैं। लीवर के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके बारे में लिखिएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से अराइज होता है कि बताइए ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी टर्म पूछता है कभी कभी किसी एग्जाम्स में छोटे मोटे, कि द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स, the branch of medicine which deals with the study of liver, with the study of liver and its diseases, and its diseases।
इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेपेटोलॉजी, HEPA, हेपेटोलॉजी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी किसी एग्ज़ाम्स में पूछ देता है कि बताइए कि वो ब्रांच का को क्या कहते हैं जो कि आपके लीवर्स की स्टडी से रिलेटेड होता है, डील करता है और उसकी बीमारियों से डील करता है, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। ठीक है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस शाखा को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। तो मेडिसिन की वह शाखा, ठीक, मेडिकल क्षेत्र की वह शाखा जो कि लीवर के अध्ययन करती है, ठीक है, जो कि लीवर का अध्ययन करती है और उससे जुड़े बीमारियों का अध्ययन करती है, उस शाखा को हम कहते हैं हेपेटोलॉजी। ओके, और लीवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी की। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई लीवर की। और मैं आपको क्या बताऊँ लीवर के बारे में, हाँ, इसमें और लिखिएगा लीवर सेल्स और ऑल्सो नोन एज हेपेटिक सेल्स। जो लीवर में सेल्स होती हैं, लीवर की जो सेल्स होती हैं, आर ऑल्सो नोन एज, liver cells are also known as hepatic cells। क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है उसे हेपेटोलॉजी कहा जाता है, इसलिए लीवर की सेल्स को भी क्या कहा जाता है, हेपेटिक सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि हेपेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हेपेटिक सेल्स किस ऑर्गन में होती है, किस बॉडी के किस ऑर्गन में होती है, तो आपको याद पता होना चाहिए कि लीवर में होती है। हेपेटिक सेल्स क्या होती हैं, लीवर में होती है। ठीक, तो मैंने फंक्शन तो आपको पहले ही बता दिया था, लीवर क्या करता है। ओके, एक क्वेश्चन और बोला जाता है कि हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। ठीक है, जैसे मतलब कि रीजनरेशन मतलब कि रिकवर करने की, मतलब कि अगर कोई चीज़, कोई सेल्स डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं तो वो अपने आप को फिर से बिल्ड कर ले, फिर से रिपेयर कर पाए, तो ये क्षमता सबसे ज़्यादा इन्हीं हेपेटिक सेल्स में होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे कि हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर is found in highest regeneration power is found highest regeneration power is found in hepatic cells of liver। ठीक है, hepatic cells of liver। तो ये रहा आपका, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया लीवर के बारे में। हमने स्टोमक तक पढ़ लिया था। स्टोमक तक मैंने आपको बताया था कि स्टोमक से जो फूड निकल के आता है सेमी लिक्विड पेस्ट फॉर्म में होता है, वो क्या कहलाता है, काइम। काइम में जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन क्या होते हैं, डाइजेस्टेड होते हैं, कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं कहूँगा लेकिन कुछ हद तक डाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, अब इस फूड जो वहाँ से आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लेकिन उससे पहले भी दो ऑर्गन थे हमारे, लीवर और पेंक्रियाज। उसके बारे में मैंने बताया। लीवर क्या होता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, विच इज़ स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, जो कि गाल ब्लैडर में आपके स्टोर होता है। अब ये बाइल जूस किस कलर का होता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए बाइल जूस होता है ये किस कलर का होता है, ये याद रखिएगा ग्रीन इन कलर। ये जो बाइल जूस होता है ये हरे कलर का होता है। ठीक है, क्यों होता है हरे कलर का, ड्यू टू बिलीवर्डिन पिगमेंट।
बिलीवर्डिन पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, बिलीवर्डिन सही है कि गलत है। तो बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से जो बाइल जूस का रंग होता है वो क्या होता है, हरा होता है। और ये बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करती है। ओके, और जब भी बाइल जूस आपका एक्सेस में सिक्रेट हो जाता है तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक, अब मैंने बताया था बाइल क्या करता है, बाइल जो होता है वो इमल्सिफाइज फैट। ठीक है, जो बाइल जूस होता है वो आपका फैट को क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है, मतलब कि बहुत ही छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, यानी कि फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइल जूस जो होता है इमल्सिफाइज फैट, ब्रैकेट में लिख दिया है कि ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को, यानी कि जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे आपके फैटी एसिड्स ड्रॉपलेट्स में टूट गए, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन करते हैं। और ये इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाइल जूस helps in emulsification of fats, helps in emulsification of fats। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बाइल जूस क्या कोई एंजाइम भी होता है बाइल जूस में, तो नहीं, देर इज़ नो एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो बाइल जूस के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस। ओके, तो मुझे जगह मिल जाए तो मैं बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, पहले आपने ये लिखा ना, कहाँ लिखा आपने कि बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, ओके, ठीक है, तो बाइल जूस का तो कंपोजिशन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। तो ये बाइल जूस में होता क्या क्या है वो देखिए, लिख लीजिएगा। पहला होता है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। वाटर होता है, वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और बाइल सॉल्ट होता है। दो सॉल्ट होता है जिसे हम बाइल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, वाटर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट में आप क्या बोलोगे, बाइल सॉल्ट में दो सॉल्ट होता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो दो सॉल्ट हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा सॉल्ट है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो ये दो सॉल्ट होते हैं। लिख लीजिएगा बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम। यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम, बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ तक आज की क्लास को रहने देते हैं। ठीक है, लीवर तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया लीवर तक
इसके बाद पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, तो ये रहा आज की आपका क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे लगेगा, ठीक है। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी तरह मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज फार एज पॉसिबल। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।